वेलकम बैक एवरीवन। जोर का जोड़ में मीरब जीशान की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद और बहुत सारी मुबारकबाद पैंथर्स के लिए। उन्होंने चैंपियंस कप का मैच विन कर लिया, क्योंकि टॉस तो विन कर ही लिया है तो मैच भी विन कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। स्टैलियंस को शिकस्त हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। विन भी हैं उनकी, उन्होंने जीते भी हैं मैचेस, हारे भी हैं। खेल का ताल्लुक जो वो हार जीत से ही होता है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो वहाब रियाज के हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट सामने आई है, और इसी के साथ साथ इंडिया और बांग्लादेश के ऊपर भी बात करेंगे। तो नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, एक बार फिर हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? मेरा बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज साहब क्या कहना चाहेंगे पैंथर्स की कामयाबी के ऊपर? देखिए रन स्कोर हो रहे हैं उसमें, अगर आप अब देख क्रिकेट किसी भी जगह पर होती है, टूर्नामेंट अगर कोई भी पाकिस्तान में अगर क्रिकेट बोर्ड करवाता है, आप उसको किस सतह पर लेकर जाते हैं, उसके आपको दोनों पहलू देखने की ज़रूरत होती है। आपकी लाजिम नहीं है कि हर चीज़ ख़राब हो रही है। अगर क्रिकेट होती है तो उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा ज़रूर हो रहा होता है। देखिए आपके सामने चीज़ें खुलकर सामने आती हैं। कोई टैलेंट है, आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये बहुत अच्छा है, फिर आप उसके लिए तयन करते हैं कि इसका जो रास्ता है पाकिस्तान टीम तक जाने का, उसका हमने क्या तय करना है, ये कैसे उसको हमने लेकर जाना है। पैंथर्स की बात कर लें, वो दूसरी टीमें जितनी भी हैं, मतलब नाम शहरों में एक इंटेलेक्ट की जो एक अखलाकी तौर पर नामुनासिब चीज़ है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया। देखिए स्टैलियंस की एक हिस्ट्री है, हाँ। और अगर उस तारीख को आपने किसी और तरीके से पेश किया है, वो नाम लेकर उसको वो बनाने की कोशिश की है, तो ये इतना अच्छा लगता नहीं है कि आप स्टैलियंस की एक हिस्ट्री के साथ, तारीख के साथ आप सिर्फ शुएब मलिक को जोड़ दें कि उस दौर में स्टैलियंस बहुत अच्छा खेलते थे, तो वो स्टैलियंस लोगों को बताएं कि असल में क्या थे, हाँ, या लाहौर लायंस हैं, ठीक है, उसकी क्या थी, मतलब हाँ। है कि अब अगर आप स्टैलियंस सिर्फ सियालकोट से जुड़ी हुई है तो आपने तो पूरे पाकिस्तान के लोग स्टैलियंस की टीम में डाल दिए हैं ना, तो ये उतना अच्छा नहीं है। आइडिया स्टैलियंस का अपनी जगह पर मौजूद है। लाहौर की टीम जब खेला करती तो उसमें लाहौर के प्लेयर्स होते थे, सियालकोट स्टैलियंस में सियालकोट के प्लेयर्स होते थे, पूरे पाकिस्तान के नहीं होते थे। आप ये एक बड़ी नाकामी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर कि आप एक इतनी अच्छी टीम बनाते थे जो कि सिर्फ सियालकोट रीजन से बनती थी, और आप पूरे पाकिस्तान से प्लेयर्स इकट्ठे करके वो टीम बना रहे हैं और आपको वैसी टीम बनाने में कामयाबी नहीं हो रही। तो ये आपके टैलेंट के साथ क्या हुआ है? और ठीक है, कोई पाकिस्तान में खेलते हुए झंडे उठा के आ जाता है कि मैं यहाँ पे झंडा लगा रहा हूँ। कोई पाकिस्तान में खेलते हुए लोगों को झंडा उतार के कहता है नहीं मैंने लगाना है पाकिस्तानियत का। तो जो कोच हैं, जो मेंटोर्स हैं, उनका काम लोगों को क्रिकेट सिखाना है, ठीक है। और पाकिस्तान में खेलते हुए ये पाकिस्तान का झंडा उठा लेना, ग्राउंड में पहुंच जाना, उसको लगाना, जब आपके पास जब आप शर्ट पहनते हैं या कैप पहनते हैं तो स्टार उस पर है पाकिस्तान का। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। एक और पहलू है कि आप लोगों को उनमें एक तरगीब दे सकते हैं वतन परस्ती की, हुब्बुल वतनी की, वो एक और पहलू है। लेकिन आप जिस काम के लिए हैं, जिस जगह पर, वो आपने उनको एक बेहतर क्रिकेटर के तौर पर बनाना। उसमें आप भले कामयाब हों या ना हों, लेकिन आप ये कहें देखें मैं तो हुब्बुल वतनी का दर्स दे रहा हूँ, ठीक है, हुब्बुल वतनी के दर्स के लिए और फिर किसी आप मोटिवेटर को रख लें कोच के लिए या मेंटोर के लिए, और हुब्बुल वतनी के लिए तो आपके पास मिली नगमे बहुत सारे, हाँ, तो वो आप चला लें। इसलिए जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है, क्रिकेट ठीक हो रही है, कुछ रन्स मिल रहे हैं, कुछ आपके सामने परफॉर्मेंसेस आ रही हैं, कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आप सिस्टम में नहीं रखते थे, उनको मौके नहीं मिलते थे, वो परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं। कुछ ऐसे एक मरतबा फिर आप देख रहे हैं कि शायद जिनकी कारकर्दगी जमूद का शिकार है, बेहतरी नहीं आ रही है कि जगह पर जमे हुए हैं, रुके हुए हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं। और बॉलिंग आपको सामने सुनने को, देखने को, कमेंटेटर्स को सुनने का मौका मिल रहा है, आपको अंपायरिंग का मायार देखने को मौका मिल रहा है, आपको अपनी प्रोडक्शन क्वालिटी जो है वो देखने का मौका मिल रहा है। क्रिकेट के जो मुख्तलिफ़ शोबे हैं खेल के, प्री मैच आपकी प्लानिंग जो करते हैं, क्या वो उस पर आप अमल करते हैं या नहीं करते हैं खेल के मैदान में, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब इसके इख्तिताम पर क्या उसमें से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब ख़ुद इसके बारे में बयान करेगा कि हमने क्या इससे हासिल किया है हिकमत अमली के एतबार से, और इसको हमने कैसे आगे लेकर जाना है, वो उस वक्त पता चलेगा। लेकिन अभी तक कुछ परफॉर्मेंसेस अच्छी आई हैं, जैसे अब्दुल समद ने अच्छा खेल दिया है, असगर बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अहमद दानियाल बड़ा अच्छा खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं जो उन्होंने कल मैच खेला। उमर अमीन को क्या उतने मौके मिलने चाहिए थे जितने उनको मिले हैं या नहीं मिले हैं? जो चंद बॉल उन्होंने खेले वो बड़े उसमें बेहतर उनकी अप्रोच थी।
इसी तरीके से आप देखें कि कामरान गुलाम ने 2 सेंचुरियाँ स्कोर कर दी हैं, वो मुसलसल रन कर रहे हैं पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मुख्तलिफ मराहल में जहाँ पर उनको मौका मिल रहा है। PSL में खेले, लाहौर कलंदर्स की तरफ से बहुत अच्छा खेले, मीर हमज़ा की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रही हैं और वो तसलसल के साथ रेड बॉल क्रिकेट खेलते हैं, वहाँ पर परफॉर्म करते हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन लोगों के बारे में बात बहुत हो रही थी, स्पिनर्स के बारे में स्पेशली पाकिस्तान में, कि इसको भी खिला लें, इसको भी खिला लें, इसको भी खिला लें, इसको भी खिला लें, वो भी आपके सामने है। ये नहीं है कि पहले नहीं थे, इससे पहले भी थे, तो लोगों को अंदाज़ा ज़्यादा करने, बेहतर अंदाज से उसको देख सकते हैं। तो ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखते हैं कि इसको कैसे पाथ पे क्या बनाते हैं, इनके साथ क्या करना है, इनको कैसे आपने इस काबिल बनाना है कि ये उतनी पुख्तगी के साथ जहनी और पाकिस्तान की टीम तक आएँ। एक मिसाल जहन में आ रही है आपके साथ, जैसे हम बागीचा होता है ना, हम उसमें पौधे लगाते हैं तो उनको बराबर पानी देते हैं। किसी को ज़्यादा पानी दे देंगे वो भी मुनासिब नहीं है, किसी को बिल्कुल ही पानी नहीं देंगे। ये तरीक़ाकार है ना, तरीक़ाकार है। आप किसी भी जगह पर आप जब तामीराती काम करते हैं या किसी भी चीज़ की नश्व नुमा की, या उसको आप एक बिल्ड करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्ड मतलब आप तामीर का कोई भी काम किसी भी जगह पर कर रहे हो तो उसका एक तरीक़ाकार है, नश्व नुमा का एक तरीक़ाकार है। अगर आप एक बिल्डिंग भी खड़ी करते हैं, एक इमारत तामीर करते हैं, तो उसका भी एक तरीक़ाकार है। आप ये नहीं है कि आपने 25 फुट की ऊंची दीवार बनानी है तो आप कहें जी ऊपर को नीचे को छोड़ो, दरमियान से शुरू कर दो, तो दरमियान से दीवार नहीं शुरू हो सकती। उसके लिए आपको बुनियाद बनानी है, फिर उसने आपने उसके पास उसको ऊपर तक लेकर जाना है, तो उसका एक तरीक़ाकार होता है। तो अगर आप उस तरीक़ाकार के तहत चलेंगे तो आसानियाँ हो सकती हैं। टैलेंट जो मुश्किलात हैं पाकिस्तान के लिए वो बिल्कुल हैं, इसमें कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है कि आपके पास मतलब वो उस तरीके से तैयार क्रिकेटर्स भी नहीं हैं, लेकिन आप इस चीज़ का तो तयन करें कि ये जो इस सतह तक अगर हम आए हैं तो वो किन फैसलों की वजह से आए हैं, कौन लोग थे जो पाकिस्तान के क्रिकेट को चला रहे थे, और अगर उन्होंने फैसले ठीक नहीं किए और पाकिस्तान में खेल को नुकसान पहुंचाया तो फिर उनका भी तो कुछ आपने प्लेस ड्रॉप होते हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जिन्होंने ये फैसले किए हैं पाकिस्तान के लिए, क्या वो रहने चाहिए ना? आप मतलब एक गलत फैसला 2, 3, 4, 5 आप एक के बाद एक, और आप फिर भी उसी शख्स को कहेंगे नहीं तू ही कर, तो फिर वो दोबारा वही करता जाएगा जो पिछले 4 साल से 5 साल से 6 साल गलती बताएं ना, और बस मौके पर मौका देते जाएं आप, और उसके बाद जब आपको बिल्कुल ही अगला बंदा जब बिल्कुल ही खत्म हो जाए उस वक्त आप रिजल्ट्स अनाउंस करते हैं कि भाई ठीक है अब आप जाए, आपका वक्त खत्म हो गया, किसी और को हम आगे ले, फिर वही सलूक उसके साथ भी हम करते हैं। हाफिज़ साहब, टेस्ट चैंपियनशिप भी जारी है इस वक्त, मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो टेस्ट मैचेस हो रहे हैं। अगर हम देखते हैं इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान भी टेस्ट है। हाफिज़ साहब, पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट हुआ, पाकिस्तान का इसके बाद इंग्लैंड के साथ भी टेस्ट है, कौन सी टीम इस वक्त आपको ज़्यादा सस्टेन्ड लग रही है अगर हम देखते हैं? क्योंकि हर टीम कहीं ना कहीं जीत और हार का शिकार है, हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन एक बैलेंस्ड टीम जो है इस वक्त आपको वो कौन सी लग रही है? देखिए, टेस्ट मैच में अगर आप पाकिस्तान से खेल कर गई बांग्लादेश और यहाँ पर उनकी कारकर्दगी का मायार क्या था, और जब वो इंडिया गए हैं खेलने के लिए उस वक्त वहाँ पर उनकी कारकर्दगी का मायार क्या है। पाकिस्तान में उन्होंने दोनों टेस्ट मैचेस जीते हैं, दोनों टेस्ट मैचेस खेले, और उन्होंने यहाँ पर खेल के तीनों शोबों में मां सिवाय फील्डिंग में उनकी कुछ खराबियाँ ज़रूर नज़र आईं ड्रॉप कैचेस के एतबार से, लेकिन बैटिंग में और बॉलिंग में उन्होंने पाकिस्तान को आउट क्लास किया। रन्स भी पाकिस्तान से बेहतर बनाए, विकेटें भी पाकिस्तान से बेहतर ली, यही वजह के जीते हैं। इंडिया में गए हैं तो वो इंडिया में उन्होंने एक हिस्सा जो उनके फास्ट बॉलर्स का था जिसमें उन्होंने विकेटें ली हैं, उसके अलावा इंडिया ने उनको बिल्कुल अपनी बर्तरी साबित किया हर जगह पर। अभी भी जब वो मेरा ख्याल कुछ देर पहले तक तो मैच बारिश की वजह से रुका हुआ था, ठीक है, तो उस वक्त तक तो इंडिया की मैच के ऊपर गिरफ्त है। 500 से ज़ायद रन उन्होंने उनको चेस करने के लिए दिए हैं। 370 से मेरा ख्याल 370 से ज़ायद रन उन्होंने पहली इनिंग्स में स्कोर किए थे। तो उनकी टीम में स्पेशलिस्ट हैं, स्टेबिलिटी है, जो कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, और जो उनकी सिलेक्शन में तसलसल है, मेरिट सिलेक्शन के ऊपर है, फिर उस मेरिट के ऊपर की गई सिलेक्शन में तसलसल है, और उसके ऊपर प्लेयर्स के मुख्तलिफ नंबरों के ऊपर उनको तैयार किया गया है। जिस जगह पर वो परफॉर्म कर रहे हैं उनके ऊपर उसका एतमाद है। टेस्ट क्रिकेट ऐसी खेली जाती है, और वो उसको उस तरीके से खेल रहे हैं जैसे टेस्ट क्रिकेट खेली जानी चाहिए। यही वजह है कि वो WTC के 2 फाइनल खेल चुके हैं और तीसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश के लिए एक अच्छी चीज़ ज़रूर है, ये नहीं कहा जा सकता कि वो बिल्कुल वहाँ पर बेबसी उन्होंने दिखाई है। देखें, इंडिया के ख़िलाफ़ इंडिया में खेलना निस्बतन मुश्किल है, और उन्होंने वहाँ पर कुछ ना कुछ अपनी बॉलिंग के शोबे में ज़रूर उस चीज़ का मुज़ाहरा किया है कि वो किसी भी जगह पर मुश्किलात पैदा कर सकते हैं।
मतलब एक मखसूस वक्त के लिए कर सकते होंगे। यहीं से फिर आपकी प्रोग्रेस होती है फ्रॉम एक सेशन से दूसरे सेशन से तीसरे सेशन तक। जब आप सेशंस में अच्छा खेलना शुरू करते हैं तो टेस्ट क्रिकेट में आपके जीतने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। जब आप दूसरी तरफ देखते हैं तो इंडिया क्यों इस वक्त बर्तरी पे है, ज़्यादा वक्त उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेली है, सेशंस ज़्यादा जीते हैं बांग्लादेश से। तो वो आपकी एबिलिटी है। अश्विन की बॉलिंग को बैटिंग को देख लें, जडेजा की बैटिंग को देख लें, उसके बाद जसप्रीत बुमराह और उनके दीगर बॉलर्स की बॉलिंग को देख लें, फिर उसके बाद उनकी बैटिंग को देख लें। हाँ। उनकी ऋषभ पंत और शुभमन गिल की तो जिनसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, उन्होंने सेशंस ज़्यादा अच्छे खेले। हाँ। ज़्यादा सेशंस जब आप अच्छे खेलते हैं तो आपके लिए फिर टेस्ट मैच में बर्तरी रखना, कंट्रोल करना उसको आसान होता है। और सेशंस आप उस वक्त ही ज़्यादा अच्छे खेल सकते हैं जब आप उसके लिए तैयार हैं मुकम्मल तौर पर। अगर आप तैयारी के उस मरहले से नहीं गुजरे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा अच्छा खेल लेंगे, मैच्योरिटी में आपको टाइम लगेगा। तो आपकी जो स्किल्स हैं और आपका जो स्टेमिना है, जो आपका टेम्परामेंट है, जो आपकी खेल की समझ बूझ है, जब वो हाईएस्ट लेवल पर चैलेंज होती है या उसको आप ये कह लें कि उसका इम्तहान होता है, तो हर मर्तबा तो आप एक दो विकेटों के साथ नहीं जीत पाते। बिल्कुल सही बात है। हाफिज़ साहब, दो सवाल मेरे ज़हन में आ रहे हैं। एक तो ये है कि केएल राहुल उनकी फॉर्म बहुत अच्छी नहीं है। इसका जिक्र हमने जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था उस वक्त भी किया था कि केएल राहुल निस्बतन अपनी अच्छी फॉर्म में नहीं है और उसका जो सामना है वो उन्हें टेस्ट के अंदर भी हुआ है। लेकिन आप देखें कि डिसीजंस के मामले में मतलब एक ऑथेंटिसिटी हमें नज़र आती है, एक स्टेबिलिटी नज़र आती है कि ही इज़ स्टिल प्लेइंग, मतलब उनकी जगह पर किसी और को नहीं, क्योंकि फॉर्म इसी तरह से बेहतर होती है। अब शुभमन गिल भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे लेकिन खेलकर ही फॉर्म बेहतर हुई है, उन्होंने टेस्ट के अंदर अपनी सेंचुरी मुकम्मल की है। केएल राहुल को क्या मुश्किल पेश आ रही है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है उन्हें खेलते हुए? देखिए, सम टाइम आप अच्छा खेलते हैं, बाद आप अच्छा नहीं खेल पाते हैं। जो आपके टॉप बैटर्स होते हैं जिनकी एक पूरे का पूरा आपके सामने सफ़र होता है कि ये इस जगह तक पहुँचे हैं तो इसके पीछे एक पूरे का पूरा उसका मराहिल आपको नज़र आते हैं। उनके पास मुतबादल के तौर पर इसी स्क्वाड में मौजूद हैं। हाँ। लेकिन और उनकी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी हैं, ऐसा नहीं है। सरफराज खान जब इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेले थे तो उन्होंने रन्स किए थे, ठीक है, लेकिन केएल उनकी प्रायोरिटी है इस वजह से कि वो उससे पहले वहाँ पर खेल रहे हैं। हाँ। तो उन्होंने ये नहीं किया कि सरफराज खान अगर अच्छा खेल गए हैं तो केएल को ड्रॉप। एक टाइम आएगा कि जब उन्होंने अगले मरहले में डालना होगा तो फिर के किसी और तरफ सोचना है, देखना है। जैसे पुजारा और रिहाने के बारे में अब उन्होंने तय कर लिया कि अब वो और प्लेस के साथ आगे बढ़ेंगे एक मखसूस वक्त तक, ठीक है। अभी तक आप देखते हैं तो केएल के ऊपर बड़ा इन्हिसार किया जाता है, एतमाद किया जाता है उनकी सलाहियतों से और उनके तजुर्बे से फ़ायदा उठाना है। तो एक वक्त और उसके साथ साथ वो यंगस्टर्स को भी मौके मिल रहे हैं साथ ही साथ। तो केएल की अगर आप कारकर्दगी को देखते हैं या उनकी सलाहियत को देखते हैं मुख्तलिफ मैचेस में, तो उसके ऊपर उनका थिंक टैंक एतमाद करता है और वो उस वक्त तक बरकरार रहेगा कि जब तक वो इस चीज़ का तयन नहीं कर लेंगे कि हाँ अब ये अपनी उस जगह पर पहुंच गए हैं कि वापसी नहीं हो सकती है। फिर उनके पास मुतबादिल मौजूद हैं, वो उसके साथ आगे चले जाएंगे। लेकिन आप जब रन्स कर रहे होते हैं ना तो उस वक्त आपको किसी की ज़रूरत नहीं होती। हाँ। उस वक्त सारे लोग आपके बारे में बात कर रहे होते हैं और जो फैसला करने वाले होते हैं वही उस वक्त उनका इम्तहान असल में होता है कि अब खिलाड़ी अपने करियर की किस जगह पर है, क्या ये यहाँ से वापस आ सकता है, इसके पैटर्न्स क्या हैं आउट होने के, ये आउट क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, उसके साथ मसाइल क्या हैं। एट टाइम आपको लगता है कि यार अब इसका वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो इस समझ बूझ के लिए फ़ैसले करने वाले जो उनको भी इतना अंदाज़ा और इसका एहसास और इतनी समझ बूझ होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं होती है तो फिर आप क्या कहते हैं यार 2 मैचेस में ड्रॉप है, ठीक है, इसको उसकी जगह पर खिला दें। तो इस तरह टीमें आपकी स्टेबल होती नहीं हैं। तो केएल राहुल अपनी इस टीम में वो मुख्तलिफ नंबर्स पर मुख्तलिफ मौके के ऊपर बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं। अभी साउथ अफ्रीका में जब इंडिया की टीम गई थी तो वहाँ पर उन्होंने एक 3 फिगर इनिंग्स खेली थी मेरा ख्याल है कि, और वहाँ पर कंडीशंस बहुत मुश्किल भी थी। सो अभी उनके ऊपर एतमाद बाकी है और उनमें सलाहियत है भरपूर तरीके से कि वो इंडिया की टेस्ट टीम में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और उन्होंने परफॉर्म किया भी हुआ है। वनडे में मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में देख लें तो यही वजह है कि उनके ऊपर एतमाद है और उसकी सलाहियत रखते हैं। बिल्कुल सही बात है हाफिज़ साहब। अगर हम देखते हैं एक और चीज़, जैसे मैंने कहा था 2 सवाल मेरे ज़हन में केएल राहुल, दूसरी चीज़ ये है कि मैंने टेस्ट में अभी जो चीज़ नोटिस की है इंडिया और बांग्लादेश के टेस्ट में, वो ये है कि वो रन्स बनाते चले गए हैं
उनके लिए कोई भी लिमिट नहीं थी अनटिल अनलेस पूरी टीम जो है वो अपना मतलब जो जिस वजह से वो मौजूद हैं वो हक अदा करते। पाकिस्तान में जब बांग्लादेश खेलने के लिए आया था रिजवान, क्योंकि 170 बना चुके थे, डबल सेंचुरी मुकम्मल करने के करीब थे, उस वक्त क्या हमें ज़रूरत थी कि हम मैच डिक्लेयर कर देते इतने मामूली रन्स के ऊपर? देखिए डिक्लेयर इंडिया ने भी किया, डिक्लेरेशन मतलब ऑन बोर्ड तो चीज़ें बन चुकी थी। डिक्लेरेशन इंडिया की तरफ से भी हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान खेल रहा था पहली इनिंग्स, इंडिया खेल रहा है दूसरी इनिंग्स, ठीक है। जब आप पहली इनिंग्स खेल रहे होते हैं डिक्लेरेशन इंटायरली डिफरेंट अप्रोच के साथ की जाती है। जब आप सेकंड इनिंग्स खेल रहे होते हैं तो आपकी डिक्लेरेशन इंटायरली डिफरेंट अप्रोच के साथ होती है। बिल्कुल। पहली इनिंग्स में आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो खेल का जो वक्त है 1.5 दिन हुआ होगा, 1.25 दिन हुआ होगा, 1.25-2 दिन हुए होंगे। जब आप सेकंड इनिंग्स में डिक्लेरेशन की तरफ जा रहे हैं तो तीसरा दिन है, 3.5 दिन हो गए हैं। तो पिच का इस्तेमाल उस हिसाब से है कि कितना प्ले हो चुका है, ठीक है। डिक्लेरेशन यहाँ पर भी हुआ है, डिक्लेरेशन वहाँ पर भी हुआ है। रन्स जो हैं उसके हालात मुख्तलिफ हैं, उसके हालात मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान में जब डिक्लेयर किया गया रिजवान को 171 के ऊपर, उस वक्त भी ये सोच ज़रूर थी पाकिस्तान में मुख्तलिफ क्रिकेट खेलने वाले लोगों की और क्रिकेट का जायज़ा लेने वाले लोगों की कि पाकिस्तान को थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए था और मैक्सिमम रन्स ऑन बोर्ड जाने की ज़रूरत थी, और जिसका बाद में एहसास भी हुआ कि शायद फ़ैसला गलत हो गया था। यहाँ पर भी अभी 500 प्लस के ऊपर उन्होंने डिक्लेयर किया है। एक सोच ये डेफिनेटली ये होगी कि थोड़ा सा आप और स्ट्रेच कर लेते, बारी थोड़ी और लंबी कर लेते, 550 क्लोज चले, कुछ करीब चले जाते 600 के तो जा सकते थे। बट दोनों की जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है और दोनों की जो बैटिंग स्ट्रेंथ है पाकिस्तान और इंडिया की, उसमें बड़ा फ़र्क है इस वक्त की क्रिकेट में। अगर आप देखते हैं पाकिस्तान में, अगर आप टेस्ट मैच की 100 को देखते हैं तो, और अश्विन के जो टेस्ट 100 है, अश्विन उनके ऑफ स्पिनर बॉलर हैं, उनकी सेंचुरियाँ टेस्ट क्रिकेट में और पाकिस्तान में मेरा ख्याल बाबर के बाद सबसे ज़्यादा अगर सेंचुरियों के एतबार से भी देखते हैं तो ये इन्हीं की हैं, क्या नाम है, अश्विन की। तो पाकिस्तान की तो बैटिंग में जान ही नहीं है उतनी ज़्यादा। अश्विन के जो टेस्ट मैच 100 हैं वो जनाब मेरा ख्याल 6 हो गई हैं। तो एक सेकंड में देख लेता हूँ ताकि कुछ गड़बड़ ना जाए। नहीं ज़रूरी है। हाँ जी, ये उनकी जो सेंचुरियाँ हैं टेस्ट मैच में कितनी हो गई हैं जी? हाँ जी, कितनी चले, 6 सेंचुरियाँ हो गई हैं। 6 उनकी टेस्ट मैच 100 है, ठीक है। बाबर की मेरा ख्याल है कि 9 है, ठीक है। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो टेस्ट मैच 100 हैं वो इस वक्त बाबर की हैं, इस वक्त बाबर की हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि किस हद तक दूसरी साइड के ऊपर आपको बैटिंग पर काम नज़र आता है। हाँ। 196 इनका, हाँ जी, इनकी 900 है बाबर की, ठीक है। तो उनकी 6 हैं, वो ऑफ स्पिनर की हैसियत से खेलते हैं वहाँ पर। तो अगर वो पाकिस्तान में हो तो फिर तो लोग समझेंगे वो एक स्पेशलिस्ट बैटर की हैसियत से उनको खेलना चाहिए, लेकिन उनका किरदार तब्दील नहीं होता। तो ये जो लोग बाहर बैठे क्रिकेट के इंतजामी मामलात को, नहीं पता कि उनका नंबर क्या, इंतजामी मामलात को चला रहे होते हैं, ये उनकी ये उस वक्त उनका इम्तहान होता है कि उन्होंने अपने बेहतरीन प्लेयर्स कौन हैं, क्यों बेहतरीन हैं, सलाहियतें कहाँ पर हैं, इनमें बेहतरी कैसे मुमकिन है, खामियां क्या हैं, उनको दूर कैसे किया जाना है। ये इस चीज़ का बड़ा वाज़े तौर पर फ़र्क है। दुनिया के जो बेहतरीन टेस्ट मैच टीमें हैं उनकी आप देखेंगे, उनको दीगर फॉर्मेट में भी वो आपको बहुत बेहतर नज़र आते हैं। एक ही तरह आपको पैटर्न नज़र आता है कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस का। बिल्कुल। तो वो जो लॉन्गर फॉर्मेट है वहाँ पर उनकी टीमें बेहतर हैं, तो वो नज़र आता है उनकी T20 के ऊपर भी कि बेहतर है तो क्यों है, उनकी वनडे क्रिकेट में बेहतर हैं तो क्यों है। तो ये बड़ा फ़र्क है। पाकिस्तान में क्रिकेट किसी और तरीके से देखी जाती है, समझी जाती है, दुनिया में किसी और तरीके से देखी जाती है और समझी जाती है। दुनिया में किसी और अंदाज में फ़ैसले होते हैं, पाकिस्तान में किसी और अंदाज में फ़ैसले होते हैं। यहाँ पर तो अगर कोई किसी के तस्मे बांधता है तो भी लोगों को मसला होता है, कोई नहीं बांधता तब भी लोग नाराज़ होते हैं। अगर कोई हाथ रखें वो भी खबर है, अगर कोई विकेट लेने के बाद मुस्कुराता है तो भी खबर है, लोग उस पर भी नाराज़ होते हैं, और अगर कोई गुस्से का इजहार करता है लोग उस पर भी नाराज़ होते हैं। ये हर चीज़, और इसका बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसला साज हैं उनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने गुज़िश्ता 5, 7, 8, 10 बरसों में जिस तरीके से क्रिकेट को लोगों तक पहुंचाना था, वो उसमें कामयाब नहीं हुए हैं। क्रिकेट की बात नज़र नहीं आएगी, कि खेल की बात नज़र नहीं आएगी। ये जो चीज़ें हैं इनका खेल से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई तस्मे बांध रहा है या नहीं बांध रहा, वो विकेट के पीछे क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, ये
क्वालिटी के ऊपर आपके फ़र्क नहीं डालते हैं इसके। हाँ। ठीक है ये, लेकिन चूँकि यही बताया गया है ना लोगों को गुज़िश्ता 8-10 वर्षों में, तो लोग रिएक्ट कर रहे हैं वैसे ही। देखिए ना, वो एक कॉन्सेप्ट एक बन जाता है ना आपका, क्योंकि जब आपने खेल अच्छा पेश नहीं करना, जब आप मुसलसल वीकनेसेस का शिकार होंगे, तो फिर आपने डाइवर्ट तो करना है ना माइंडसेट शायकीन क्रिकेट का। कभी किसी चीज़ को खबर बना दिया, कभी किसी चीज़ को खबर बना दिया, ताकि जो मेन पॉइंट है उससे जो है वो कहीं ना कहीं उसको जो है वो ड्रैग कर दिया जाए, उससे हटा दिया जाए, डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाए। हाफिज़ साहब, वहाब रियाज की बात करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारा वक्त क्रिकेट को दिया है और उसके बाद पीसीबी के अंदर भी वो रहे थे। फिलहाल उनका एक इंटरव्यू जो है वो सामने आया, ताबिश हाशमी उसके ऊपर बात कर रहे थे उनके साथ, तो उन्होंने इस पर इजहार किया। उन्होंने कहा कि मैं मतलब एज अ प्लेयर आप किसी को पसंद होते हैं, किसी को नापसंद होते हैं। मिकी आर्थर को मैं पसंद नहीं था। तो हाफिज़ साहब, ऐसे मामला आपकी नज़र से भी गुजरे हैं कि जहाँ पर वाकई में मिकी आर्थर को वहाब रियाज से कोई ज़ाती मसला था या पसंद नापसंद थी इस मामले में उनके साथ? नहीं, ये चलें उसको तो एक तरफ रख दें कि वो पसंद थे या पसंद नहीं थे या नापसंद थे। जब वो पोजीशन पे आए, क्या उन्होंने पसंद नापसंद की या नहीं की? ठीक है। और जब उन्होंने क्रिकेट का ये फ़ैसला किया कि उन्होंने मखसूस फॉर्मेट खेलना है, तो क्या उन्होंने किसी की पसंद नापसंद की वजह से की या नहीं की? तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। फिर ये भी बता देना चाहिए ना कि क्यों नापसंद थे। कोई एक वजह तो होगी ना, ऐसा तो नहीं है कि आप कहें जी कि किसी, उन्होंने भी इजहार किया हुआ है इस बारे में, मिकी ने भी बातचीत की हुई है, उन्होंने मेरा ख्याल कहा हुआ है कि किस वजह से वो वहाब को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे जितना किसी और को पसंद करते थे। मेरा ख्याल है कि उन्होंने कुछ इस हवाले से मिकी आर्थर ने भी बात की हुई है, लेकिन वो वक्त तो गुजर चुका हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता था कि जब वहाब एक अहम ओहदे पर आए थे, तो क्या उन्होंने उस चीज़ को जो कि उनके साथ हुई उसका उन्होंने अमली तौर पर मुजाहरा किया कि अब ये नहीं होगा कि मेरी पसंद नापसंद अहमियत नहीं रखती है, अहमियत रखेगी कि जिसका पाकिस्तान की क्रिकेट को ज़रूरत है, जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे होंगे उस सतह पर आकर, तो काम बनेगा। तो ठीक है, मिकी आर्थर को तो और भी लोग थे ऐसे जो कि नापसंद थे, और उन्होंने उनके बारे में भी यही चीज़ें सुनने को मिलती हैं। लेकिन ये बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर आती है कि आप किसी को बाहर से लाते हैं, उसका हर फैसला आपने मानना आपके ऊपर लाजिम नहीं है। आपने अपने हालात को देखते हुए अपने टैलेंट को सबसे पहले इंश्योर करना है, इस चीज़ को यकीनी बनाना है कि इससे हमने इसकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाना है। तो ठीक है, अब अगर उनको मिकी आर्थर याद आ रहे हैं तो नहीं, मतलब सवाल हुआ, उसका उन्होंने जवाब दिया। हाफिज़ साहब, देखें, पसंद नापसंद तो चलती रहती है, लेकिन फ़र्क ये है कि आज हमारी जो क्रिकेट है इसके अंदर हम रिलाई ही पसंद नापसंद पर करने लग गए हैं। हम मेरिट पर बात करते ही नहीं हैं, मेरिट पर फैसले ही नहीं करते हैं। देखिए, पसंद नापसंद होना भी कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है, बुरी चीज़ नहीं है। अगर मेरिट पर है तो ठीक है। आप बाज़ औक़ात आपको कोई ऐसा प्लेयर नज़र आ जाता है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, और आप समझते हैं कि इसको होना चाहिए, के एतबार से इसको होना चाहिए। हाँ। ठीक है, आपको कुछ ख़ास चीज़ नज़र आ जाती है किसी में, आप समझते हैं यार ये दूसरे लोगों में नहीं है। हाँ। तो आप उसको पाथवे में भी डाल सकते हैं, जो एक कल्चर था। हाँ, आप उसको फास्ट ट्रैक भी कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखें कि फिर क्या बाकी लोग भी, जब आप सिस्टम को वायलेट करते हैं तो फिर बाकी लोग भी यही ख्वाहिश करते हैं कि यार हमारे साथ भी ऐसा हो जाए। फिर कोई ये नहीं देखता। हाँ, बाद औक़ात ऐसा होता है कि कोई बहुत ही शानदार होता है और वो परफॉर्म भी कर जाता है, ऐसा हुआ भी है पाकिस्तान की क्रिकेट में। लेकिन क्या फिर नज़रअंदाज होने वाले सारे वैसे ही होंगे जैसा वो था? मतलब वसीम अकरम की मिसाल है, वक़ार यूनुस की मिसाल है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अचानक आए और उन्होंने सब कुछ इधर उधर कर दिया। आमिर नज़ीर जब टेस्ट मैच खेलने के लिए गए तो वो उस वक्त कोई भी और सतह पे क्रिकेट उन्होंने ऐसी नहीं खेली हुई थी। सो देखने की बात यह है, इमरान नज़ीर अंडर 19 से सामने आए तो उन्होंने बिल्कुल हैरान किया अपनी कारकर्दगी से। अच्छा, इंज़मामुल हक साहब का भी आगे जो परफॉर्म करना था, इमरान खान साहब की नज़र में उनका आना और उनको मौका देना, ये भी इस चीज़ की अलामत है कि कप्तान के ऊपर भी होता है ना कि आपको किसी की सलाहियत से क्या महसूस हो रहा है। उस वक्त जो क्रिकेट हो रही थी ना, उस वक्त जो आपका बुनियादी ढांचा था, आज के बुनियादी ढांचे से उसका मवाजना नहीं किया जा सकता। लोग मवाजना मिसाल ज़रूर देते हैं। हाँ। तो आपके जिन लोगों को आपने मौके दिए हैं हटा के उससे उनकी परफॉर्मेंसेस बता दें। जिन लोगों को आज के दौर में अपने पसंद नापसंद की बुनियाद पर, या आपको अच्छा लगे, पसंद नापसंद को भी एक साइड पर रख दें, आपको अच्छा लगा, आपने कहा कि दूसरों से बेहतर है। हाँ। तो जब आपने उसको मौका दिया, उसकी कारकर्दगी क्या थी?
तो कारकर्दगी नहीं थी, कहीं ना कहीं तो फिर लिंक मिसिंग है ना। उस मिसिंग लिंक को आपने पकड़ना है कि ये चीज़ है, अगर इस सतह के ऊपर ये चीज़ नज़र आ रही है उसको दूर करें उस खामी को, और फिर आप लेके आएँ वहाँ से भी, तो आपको चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन सिर्फ एक बुनियाद पर कि उसने उसको पिक कर लिया, उसने उसको पिक कर लिया, उसने उसको पिक कर लिया, हालांकि वो भी बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे थे जो एक मुसलसल अमल का हिस्सा थे, भले वो इंज़मामुल हक हो जाएं, भले वक़ार यूनुस हो जाएं, भले और लोग हो जाएं। वो ऐसा नहीं है कि अचानक से बैठे बैठे किसी और जगह में, इवन आकिब जावेद जो हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं, लेकिन उस वक्त का जो आपका बुनियादी ढांचा था वो और तरीके से था। आपकी क्लब क्रिकेट बहुत मजबूत थी, आपकी जो क्लब क्रिकेट के टूर्नामेंट्स होते थे वो बहुत मजबूत होते थे, आपकी जो फर्स्ट क्लास टीम्स होती थी पाकिस्तान की वो बहुत मुख्तलिफ अंदाज में उनमें क्रिकेट होती थी। आज वो नहीं है, लेकिन वो कहते हैं यार उसने पिक किया था तो मैं भी करता हूँ। तो फिर परफॉर्मेंस भी बता दें आपके पिक जो करने वाले उन्होंने क्या किया। अभी सब ये पसंद नापसंद से एक मुझे छोटी सी बात याद आ गई कि एक बादशाह था, उसने उस सिफारिश के ऊपर, अपने वजीर की सिफारिश के ऊपर किसी को महकमा मौसमियात में लगा दिया। अब उसको पता कुछ भी नहीं था मौसम के बारे में, लेकिन सिफारिश थी तो उन्होंने उसको लगा दिया। अब बादशाह ने शिकार पर जाना था, वो जनाब उनसे पूछा कि बताएं जी मौसम क्या है। उन्होंने कहा मौसम बड़ा खुशगवार है बादशाह साहब, आप जाएँ। बादशाह साहब जब गए तो वहाँ बारिश तूफ़ान हो गया, कपड़े गीले और वापस आए। तो मतलब वो यही हालात है ना कि जब आप फैसले इस तरह से करते हैं तो फिर नुकसानात भी आपको ही भुगतने पड़ते हैं। मैरिट से हरकत डिसीजन जब आप लेंगे, बिल्कुल ऐसा है। बादल किसी पेशेंट को करने वाले के तो हाथ में है नहीं ना बारिश लेकिन महकमा मौसमियात में उनको मतलब देखें ना, अब आप एक ओहदा दिया गया। देखिए बात यह है कि इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना, ये तो अचानक से चीज़ें बदलती हैं, बदल जाती हैं। जब आप बारिशों के मौसम में बादशाह साहब को ये ख्याल आ जाए कि उन्होंने शिकार करने के लिए जाना है, तो बादशाह साहब को खुद ही पता होना चाहिए कि मानसून में अगर या बारिशों के मौसम में किसी भी मुल्क से हैं वो, तो अगर वो बारिशों वाला मुल्क है वहाँ पे उस मौसम में बारिशें होती हैं, जैसे पाकिस्तान में इन दिनों। हाँ। तो अगर कोई कहे जी मैं मतलब है कि इस्लामाबाद जा रहा हूँ और वो कहे जी बिल्कुल मतलब साफ़ है, तो रास्ते में बारिश हो जाए, वो कहे जी मैं अब क्या करूँ, मैं तो घोड़े पे जा रहा था, तो कहे जी फिर भिजो, फिर गिले। अच्छा फिर रास्ते में उन्हें किसी ने बोला कि आप कहाँ शिकार पे जा रहे हैं, ये तो हालात बड़े ख़राब है, बारिश का मौसम हो रहा है। उन्होंने उसको इग्नोर किया। हाँ। जब वापस आए तो उस बंदे से कहा कि तुम्हें कैसे पता चला है, तो वो कहता है कि वो मेरा एक मैंने गद्दा रखा हुआ है, वो जब कान नीचे करता है बारिश होती है, जब ऊपर करता है तो नहीं होती है। उन्होंने फिर उस गधे को बना दिया था महकमा मौसमियात। फिर मज़ीद तबाही हो गई होनी यही हालात जो हैं वो इस वक्त फैसले इसी किस्म के नजर आ रहे हैं। अब देखें ना मिसालें कहाँ से याद आ जाती हैं, मतलब रिलेटेबल है ना। तो यही हालात हैं कि मतलब बस जिसको जो समझ आया, हाँ इसने बता दिया ये सही है, इसको लाओ ओहदे पे बिठा दो, ये बता देगा हमें आगे क्या होने वाला है। ठीक है, लोग भी चाहते हैं कि ऐसे ही हो, लोग भी चाहते हैं ऐसे ही हो। तनज़ली है और वो हर सतह पर है, आपके समझबूझ के अंदाज में बदले हैं लोगों के, और उसके बाद जब आप समझबूझ का अंदाज़ बदलेगा फिर वो असरअंदाज होगी आपकी समझबूझ फ़ैसला साजी के ऊपर। जब आप फ़ैसलों के आपके तरीक़ाकार बदलेंगे तो फिर वो आपकी कारकर्दगी, आपके मायार के ऊपर असरअंदाज होगा, और जब आपका मायार बदलेगा तो फिर आपके नताइज नीचे आएंगे, और जब आपके नताइज नीचे आएंगे फिर आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि आप तो पहली ईंट ही आपने गलत रखी हुई है। हाँ। अब आप उस ईंट की तरफ जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैंने वो ईंट अगर हिलाई तो सबसे पहले तो मैं हिलता हूँ, तो वो फिर कोई ईंट हिलाना नहीं चाहता, वो फिर तबाही होती रहती है। वो अल्टीमेटली क्या होता है, वो ईंट भी ज़मीन में धंस जाती है, फिर नज़र कुछ नहीं आता, फिर लोग ढूंढ रहे होते हैं कि हुआ क्या है। अब वो जिसने ईंट लगाई है वो कहेगा जी मैंने तो बहुत अच्छा काम किया था, अब वो धंस गई है ज़मीन में, मैं क्या करूँ। देखो बादशाह साहब ने, उन्होंने दसा बादशाह साहब मेरे हाथ से बारिश, थोड़ी सी बारिश होगी, मैं ही करा। मतलब वो यही है ना कि आप फैसले जब लेते हैं तो आपको लगता है कि शायद, मतलब देखिए अगर हम क्रिकेट को इस चीज़ के साथ रिलेट करते हैं कि एक शख्स की वजह से, एक गलत फैसले की वजह से आप कितने ही गलत फैसले करते चले जाते हैं। जब आप एक को लाइकिंग डिसलाइकिंग के ऊपर लेकर आते हैं तो फिर वो अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग के ऊपर आगे फैसले करता है, जिसकी वजह से हमें नुकसान पहुंचता है। कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं हाफिज़ साहब जो हमारे इसके अंदर अभी शामिल हुए, जिनका शामिल होने की कोई मेरिट के ऊपर फैसले नहीं थे। हम भी बात करते रहे, स्क्वाड के ऊपर ही बात करते रहे। खैर अब इतना एक टूर्नामेंट हो रहा है चैंपियंस कप का, बहुत सारे प्लेयर्स उसमें से निकालने की भी बात हो रही है। आगे इंग्लैंड के साथ हमारी टेस्ट सीरीज़ जारी होंगी, देखते हैं कि उसमें से क्या स्क्वाड अनाउंस होता है, क्या फैसले वाकई इस बार मेरिट पर होते हैं या नहीं होते हैं। हाफिज़ साहब का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और इसी के साथ मुझे और हाफिज़ साहब को इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए बाय बाय।